अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 1901 में यूनान की बंदरगाह के करीब हमें एक कूड़े करकट का टुकड़ा मिला। इसकी शक्ल कुछ अजीब थी, इसलिए लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। इसे वहाँ से निकाल लिया गया, इस पर लगा गंद साफ़ कर दिया गया, बहुत से कोरल रीफ इस पर मौजूद थे और फिर इसे गौर से देखा गया। तारीख नवीसों का ये कहना है कि ये मशीन, जी हाँ बिल्कुल, ये मशीन 2000 साल पुरानी है और जब इस मशीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, इसे देखा गया तो पता चला कि ये तो एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर 2000 साल पुराना है। इस कंप्यूटर से हम क्या मदद ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए कितना एडवांस कंप्यूटर लग रहा है। इसके ज़रिए हम सियारों की मोशन को पढ़ सकते हैं। हम मरकरी, मून, वीनस, अर्थ, इनके मोशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कंप्यूटर के ज़रिए हम एक्लिप्सिस को, सूरज ग्रहण को, चांद ग्रहण का सुराग भी लगा सकते हैं, उन्हें प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उनके बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर सकते हैं। एक ख्याल ये भी है कि ये कंप्यूटर सीज़र को, जूलियस सीज़र को गिफ्ट देने के लिए भेजा जा रहा था, जो कि समंदर में गर्क हो गया। मैं आपको क्वांटम सुपरमेसी की इस सीरीज़ में, जिसमें हम ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, इसमें जितना भी डाटा दूंगा वो सारा का सारा एक बहुत बड़े साइंसदान मिशियो काकू, उनकी पिछले महीने की किताब से लिया गया है, जो कि मई 2023 में पब्लिश हुई। इस वक्त न्यूयॉर्क की बेस्टसेलर बन चुकी है। इस किताब का नाम है क्वांटम सुपरमेसी और जितना डाटा यहाँ पर आपको दिया जाएगा ये इसी किताब से लेकर दिया जाएगा। तो ये तो पहला रेफरेंस है जिसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डाटा ऑथेंटिक है। क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पैदा हुई? बहुत से ऐसे सवालात थे जिनके बड़े बड़े साइंसदान जवाब नहीं दे सके। मैं आपको एक बहुत बड़े साइंसदान की तरफ लेकर चलता हूँ जिनका नाम है आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन बहुत बड़े सवाल का जवाब तलाश करते करते गुजर गए। उस सवाल का जवाब क्या था? सबसे पहले वो सवाल ये था कि क्या हम पूरी कायनात को 1 इंच की इक्वेशन के साथ जाहिर कर सकते हैं, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। आइंस्टाइन ने इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन वो ये इक्वेशन बना ना सके। आज हम ये जानते हैं कि ये इक्वेशन हमें स्ट्रिंग थ्योरी से मिलेगी, लेकिन जब भी हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि शायद हम कहीं फंस चुके हैं, हम कहीं स्टक हो चुके हैं। तो आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का जवाब नहीं मिल सका और उसके साथ ही वो इस दुनिया से चले गए। काकू का ये कहना है कि स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में कोई भी खबर ना आने की एक बड़ी वजह यह है कि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके ज़रिए हम स्ट्रिंग थ्योरी की प्रेडिक्शन को जान सकें। आज के जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो कंप्यूटर हैं, वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, वो ऐसी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते जो स्ट्रिंग थ्योरी में ज़रूरत है। वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जब हम स्ट्रिंग थ्योरी पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर फेल हो जाते हैं, इसलिए हमें क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत है। जब हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं तो मैं दोबारा उसी कंप्यूटर की तरफ जाता हूं जो कि 2000 साल पुराना था और हमें 1901 में मिला। उसके बाद बहुत अरसे तक हम कंप्यूटिंग दुनिया में ज़्यादा तरक्की ना कर सकें। हमारे पास वही कंप्यूटर आए जिस तरीके से गियर्स पर बने थे, स्केल्स पर, एबेकस पर, छोटी छोटी मशीन्स पर हमने कंप्यूटिंग करना शुरू कर दी, लेकिन कोई मेजर ब्रेक थ्रू हमें नज़र ना आया। मेजर ब्रेक थ्रू हमें मिला 1800 में, जब ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ी हो रही थी, वो मुख्तलिफ कॉलोनीज़ पर कब्जे कर रही थी और उसे नेविगेशन के लिए कंप्यूटर्स चाहिए थे, उसे स्टार्स को ट्रैक करने के लिए और समंदरों में जहाज़ों का रास्ता नापने के लिए कंप्यूटर्स चाहिए थे। और उसके लिए उस वक्त 18वीं सदी में एक साइंसदान जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज, उन्होंने एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया। मैं आपको यहाँ पर मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर की तस्वीर दिखा रहा हूँ और उसके साथ साथ आपको चार्ल्स बेबेज की भी तस्वीर दिखा रहा हूँ जिन्होंने इस कंप्यूटर को, ये ऑन एनालॉग कंप्यूटर है, इसे डिज़ाइन किया। लेकिन इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले दुनिया का पहला एल्गोरिदम लिखा लेडी लवलेस ने। ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर है। इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम लिखा जो कि बर्नौली नंबर्स को प्रिडिक्ट करता था, उनके बारे में हमें बताता था। तो ये प्रोग्राम बर्नौली नंबर्स की सीक्वेंस हमें दे देता था।
चार्ल्स बेबेज अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से ये कंप्यूटर मुकम्मल ना कर सके। खैर, इस कंप्यूटर के मॉडल्स बाद में भी बनाए गए। मैं आपको यहाँ पर भी उनके बनाए हुए कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर का एक मॉडल दिखा रहा हूँ, जो कि बाद में इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और प्रोसेसिंग स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। लेकिन फिर आ गई वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें नाज़ीज़ ने एक ऐसा कोड बनाया जिसे वो ये समझते थे कि वो आराम से जंग को जीत जाएंगे। इस कोड को तोड़ने के लिए एलन ट्यूरिंग की मदद ली गई। एलन ट्यूरिंग एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस कोड को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन बनाई। इसीलिए एलन ट्यूरिंग को उनके काम की वजह से फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस मशीन का नाम ट्यूरिंग मशीन था और इस मशीन के ज़रिए उन्होंने उस कोड को ब्रेक किया। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि ट्यूरिंग का सिर्फ यही काम नहीं था कि उसने नाज़ीज़ के कोड को ब्रेक किया, बल्कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें दी जो कि आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हमें काम देती हैं। और उसमें ट्यूरिंग टेस्ट बहुत ही अहम चीज़ है, जिसके बारे में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटेशंस बढ़ती जा रही थी, बिजली आ चुकी थी, कंप्यूटर्स में बिजली का इस्तेमाल भी शुरू हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल शुरू हो गया और ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल शुरू हो गया। मैं आपको यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन के 3 हिस्से हैं। डाटा ये लेता है 0-1 फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। तो आपको जो पहली टेप नज़र आ रही है वो इसकी इनपुट है, उस पर हमें डाटा मौजूद मिलता है और उसके बाद वो डाटा फीड किया जाता है बीच वाले बॉक्स को। इस बॉक्स में मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम्स हैं, रूल्स हैं, ये रूल बेस्ड कंप्यूटर है। इन रूल्स को इस डाटा पर अप्लाई किया जाता है, यानी कि डाटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर डाटा आउटपुट कर दिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर आउटपुट की भी छोटी सी डिस्क यहाँ दिखा रहा हूँ। कहा जाता है कि ट्यूरिंग मशीन की वजह से, क्योंकि इसने वो कोड तोड़ दिया जिसकी बदौलत नाज़ीज़ बहुत ज़्यादा हमले कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 2 साल पहले ख़त्म होगी। अगर ट्यूरिंग मशीन ना बनती तो वर्ल्ड वॉर 2 2 साल आगे तक जा सकती थी। लेकिन मुश्किल ये है कि हम डिजिटल एज में तो दाखिल हो चुके हैं, जहां पर हमने ट्रांजिस्टर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब डिजिटल कंप्यूटर का दौर ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि हमें मोर्स लॉ ये बताता है कि हर 18 सालों के बाद कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक प्रोसेसर में इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स डाल देते हैं, ट्रांजिस्टर्स का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है। ज़्यादा ट्रांजिस्टर हम एक प्रोसेसर में डालते हैं, जिससे उस कंप्यूटर की पावर ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर ग्राफ भी दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि किस तरीके से हम प्रोसेसिंग स्पीड की लिमिट को पहुंचते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर एक चिप में डालना शुरू हो जाएंगे तो उसकी भी एक हद है। मोर्स लॉ हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब मोर्स लॉ का एंड होने जा रहा है और उसकी वजह यह है कि एक ट्रांजिस्टर इस वक्त 2023 जून में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एक ट्रांजिस्टर 20 एटम की विड्थ तक पहुंच चुका है। यानी वो इतना छोटा होता है कि अगर आप 20 एटम्स को साथ लगाएं तो एक ट्रांजिस्टर उस साइज तक पहुंच चुका है। लेकिन मोर्स लॉ ये बताता है कि मिनिमम जो साइज एक ट्रांजिस्टर अटेन कर सकता है, हासिल कर सकता है, वो है 5 एटम। तो 5 एटम के साइज तक हम ट्रांजिस्टर्स का साइज लेके जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं लेके जा सकते। तो ये तो बहुत करीब है। इसका मतलब ये है कि अब आपको ट्रेडिशनल डिजिटल कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग लीप्स नजर नहीं आएंगी, छलांगे नहीं नजर आएंगी कि एक प्रोसेसर कम था 2024 में और फिर 2025 में ऐसा प्रोसेसर है कि वो तो बहुत तेज हो गया। ये चीज अब आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि हम एंड की तरफ जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली इस वक्त नई टेक्नोलॉजी की तलाश कर रही है और वो नई टेक्नोलॉजी जाहिर बात है डिजिटल वर्ल्ड से तो आ नहीं सकती, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के तो एंड पर हम जा रहे हैं। वो नई टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? वो नई टेक्नोलॉजी आएगी क्वांटम मैकेनिक्स से, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के कंप्यूटर्स को हम डिज़ाइन कर भी चुके हैं और उसकी पावर के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो हम चलते हैं उस टेक्नोलॉजी की तरफ जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद
अगला लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। बात हो रही थी मोर्स लॉ की कि आहिस्ता आहिस्ता हम डिजिटल एज के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। हम बड़ी बड़ी चिप्स बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा हम ट्रांजिस्टर्स का साइज़ छोटा नहीं कर सकते। इसी वजह से हर 18 महीने के बाद जब हम डिजिटल एज में डबल स्पीड के प्रोसेसर बना लेते हैं, वो अब नहीं होने जा रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लिमिटेशन का शिकार होंगे। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को खैरबाद कहने का वक्त आ गया है और हमें अब जाना है क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक नया रास्ता है। डिजिटल वर्ल्ड में 20 एटम तक के छोटे ट्रांजिस्टर्स हम बना चुके हैं और लिमिट है 5 एटम्स। इससे ज़्यादा छोटे ट्रांजिस्टर नहीं बना सकते। तो हम पहुंच गए, हम हद तक पहुंच गए हैं डिजिटल वर्ल्ड के, और अब हम छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं एक और टेक्नोलॉजी की तरफ जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में और डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बहुत पहले एक बड़े साइंसदान जिनका नाम रिचर्ड फाइनमैन है, उन्होंने ये कहा था कि हमें डिजिटल वर्ल्ड से आगे निकलना होगा। 1950s में उन्होंने ये बात की थी कि हमें डिजिटल वर्ल्ड से आगे निकलना होगा, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड से आगे क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में कुछ इतनी अनसर्टेन चीज़ें हैं जिसे समझने में इंसान को बहुत अरसा लगा। जब हम डिजिटल एज के परे बियॉन्ड देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें नेचर क्वांटम मैकेनिक्स में खेलती हुई नजर आती है। क्या आपने कभी पौधों को 0 और 1 की फॉर्म में बात करते हुए देखा है? लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि पौधे क्वांटम मैकेनिक्स की जुबान में प्रोसेसिंग ज़रूर करते हैं। इसलिए जब हम नेचर की तरफ देखते हैं तो नेचर 0-1 में नहीं बात करती। ये रोशनी जो मुझ तक पहुंच रही है ये भी 0-1 में बात नहीं करती। तो हमें उस जुबान की ज़रूरत है जिसमें हमारी कुदरत बात करती है, और वो जुबान है क्वांटम मैकेनिक्स। आप अगर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि छोटे होते जो मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स की साथ हम पढ़ते थे, आज भी तकरीबन वैसे ही साथ हम पढ़ते हैं। मैं आपको हाइड्रोजन का एटम दिखा रहा हूँ, तो हाइड्रोजन के एटम के बारे में हमने बड़ी तफसील से पढ़ा। हाइड्रोजन के एटम के वेव फंक्शंस के बारे में हमने बड़ी तफसील से पढ़ा, लेकिन जब हम बड़े एटम्स की तरफ जाते हैं तो शायद हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स रुक जाती है। उसकी वजह यह है कि एटम्स भी 0 और 1 की फॉर्म में बात नहीं करते। हमें एक नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो कि हमें हर फील्ड में लेकर जाए और हम हर फील्ड में कम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ सकें, देख सकें और एनालाइज कर सकें। मसलन एक एटम की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड ये कहती है कि एटम की 2 स्टेट्स हो सकती हैं, या इलेक्ट्रॉन की या किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की। हम एटम की बात कर लेते हैं, अप स्पिन हो सकती है उसकी और डाउन स्पिन हो सकती है। तो वो 2 स्पिन हो सकती हैं, या अप हो सकती है या डाउन हो सकती है। मैंने आपको ये बताया था कि ये सारा डाटा मैं मिशाओ काकू की एक किताब क्वांटम सुपरमेसी से ले रहा हूँ, तो इसके पूरे रेफरेंसेस गिवन है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया ये कहती है कि एटम की इन्फिनिट स्टेट्स हो सकती हैं, अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, इस तरफ को भी हो सकती है, इस एंगल को भी हो सकती है, इस एंगल को भी हो सकती है, इस एंगल को भी हो सकती है, आपकी तरफ भी हो सकती है, मेरी तरफ भी हो सकती है। लेकिन ये सारी स्टेट्स साइमल्टेनियसली एक वक्त में हो सकती हैं। तो अगर आप किसी एटम को देख रहे हैं तो आप ये समझेंगे कि ये किसी भी स्टेट में हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हम अगर अपनी कायनात को देखें और कायनात में एक घर नजर आए जिसके नीचे 2 सतून हैं, और अगर आपको एक घर नजर आए जिसके नीचे इन्फिनिट लातादाद सतून है, तो आपके ख्याल में कौन सा घर ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा ताकत रखेगा, और किसके ऊपर हम ज्यादा बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं? जारी बात है जिसकी असास, जिसकी बुनियाद ज्यादा सतूनों पर रखी जाएगी। बिल्कुल यही कमी है डिजिटल वर्ल्ड में, जहां पर अंडरलाइंग जो स्टेट्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। और अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो वहां पर जो अंडरलाइंग स्टेट्स हैं उस सिस्टम के, वो इन्फिनिट स्टेट्स हैं। और इन्फिनिट स्टेट्स का मतलब यह है कि वहां पर हम बड़ी तेजी से ना सिर्फ डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, डाटा की हिफाजत भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है जो कि
क्वांटम इंक्रिप्शन में मैं वीडियोस बना चुका हूं, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी कुदरत इन्फिनिट स्टेट्स में हमसे बातें करती है। हमारी कुदरत क्वांटम मैकेनिक्स के साथ बयान की जा सकती है, जुड़ी हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और एक एग्जांपल एक चूहे की है जिसे पनीर बहुत पसंद है, और उसने पनीर तक पहुंचना है। अब हर जगह पर उसके पास दो फैसले होंगे, या वो दाईं तरफ जाए या वो बाईं तरफ जाए, 0 1। तो वो जब स्टार्ट करेगा अपना ये रास्ता, तो कुछ देर के बाद ढूंढते 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 वो पनीर तक पहुंच जाएगा, लेकिन हर जगह पर उसने दो फैसले किए। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक चूहा जिसके पास बहुत जादुई ताकत हो, और जब स्टार्ट का बटन दबाया जाए तो वो एक ही वक्त में सारे रास्तों को परख ले। वो एक ही जगह पर, मुख्तलिफ जगह पर हो, वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगह पर हो, और वो सारे रास्तों को एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली परख ले और फौरन पनीर पर पहुंच जाए। ये ताकत है क्वांटम मैकेनिक्स की बनिस्बत डिजिटल प्रोसेसिंग की। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसके अंदर कुछ बिल्ट इन खसूसियात भी हैं जो कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत तेज कर देती हैं। एक खसूसियत है क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में दो पार्टिकल्स आपस में रिश्तेदारी कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं अगर उनको इंटेंगल कर दिया जाए। और अगर उनको इंटेंगल कर दिया जाए, अगर इन दो कप को मैं इंटेंगल कर दूं और इनको 4 बिलियन लाइट ईयर्स भी दूर ले जाऊं, बहुत ज्यादा दूर ले जाऊं, फिर भी ये इंस्टेंटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कबाहत है, और वो कबाहत ये है कि वो इंफॉर्मेशन यूजेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती। उस इंफॉर्मेशन को आप यूज नहीं कर सकते, तो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इनबिल्ट है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप दो पार्टिकल्स को आपस में उनकी रिश्तेदारी करा सकते हैं, उनको एंटेंगल कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में दो ट्रांजिस्टर्स अगर दूर दूर पड़े हैं तो आप उनकी रिश्तेदारी नहीं करा सकते, वो आपस में लिंक नहीं रख सकते, वो इंटेंगल नहीं हो सकते। ये बहुत अहम बात है। इसलिए इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जो इंटेंगलमेंट है उसमें अभी कम्युनिकेशन जो होती है वो डाटा यूजेबल नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर दिखा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई फानूस है जो दीवार से लटक रहा है, लेकिन जो फानूस का हिस्सा है, जो बड़े बड़े आपको पाइप्स नज़र आ रही हैं, ये कूलिंग के लिए होती हैं। जो क्वांटम कंप्यूटर का मेन हिस्सा है वो नीचे एक छोटा सा डब्बा है। सबसे नीचे देखें तो आपको एक छोटा सा डब्बा नजर आएगा, वो मेन क्वांटम कंप्यूटर का फ्रेम है। तो कूलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वाइब्रेशन को। अगर मैं वहाँ पर खांसा अगर मैंने छींक मारी, अगर मैंने ज़ोर से सांस भी लिया, तो क्वांटम कंप्यूटेशंस में फ़र्क आ सकता है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव है जिस जगह पर भी इस मेन फ्रेम को रखा जाएगा। अब ये सवाल है कि अगर ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है तो क्या इसे हम घर में इस्तेमाल कर सकेंगे? आगे चलते हैं। ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर भी चाहिए ऑपरेट करने के लिए। एक क्वांटम कंप्यूटर को तकरीबन एब्सोल्यूट जीरो के करीब टेम्परेचर चाहिए, तकरीबन। और एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड रफली। तो इतना ज़्यादा -273 के करीब करीब इसे टेम्परेचर चाहिए ताकि ये प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सके। तो क्या आप घर में ऐसा कंप्यूटर रख पाएंगे जो कि छींक मारने से भी जिसकी कंप्यूटेशन ही ख़राब हो जाए, जो 2 + 2 को 7 कह दे? खैर ऐसा होगा नहीं, ये मैं मजाक के तौर पे की बात कर रहा हूँ। और आपको एक कमरा ऐसा रखना पड़े जहाँ पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो? जी नहीं, आप ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स मेन फ्रेम्स के तौर पर तो काम करेंगे, यानी सेंट्रलाइज्ड यूनिट तो होंगे बड़ी बड़ी इमारतों में जहाँ पर इसे रखा जाएगा, लेकिन ये घरों तक नहीं पहुँच सकेंगे। घरों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा जो कि अभी इस वीडियो में आ रही हैं। इस वक्त 2 कंपनीज दुनिया में ऐसी हैं जो कि क्वांटम सुपरमेसी का ऐलान कर चुकी हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि क्वांटम सुपरमेसी है क्या? क्वांटम सुपरमेसी वो पॉइंट है जहां पर क्वांटम कंप्यूटर ने डिजिटल कंप्यूटर से ज़्यादा प्रोसेसिंग शुरू कर दी, उसको टेक ओवर कर दिया। यानी जो हमारे पास इस वक्त की टेक्नोलॉजी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी से ऊपर निकल गई प्रोसेसिंग में।
वो पॉइंट उसे क्वांटम सुपरमेसी कहते हैं। तो दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि क्वांटम सुपरमेसी का इस वक्त ऐलान कर चुकी हैं। एक अमेरिका की कंपनी है जिसे हम सब जानते हैं, जिसका नाम है गूगल, और दूसरी कंपनी है चाइनीज कंपनी। मैं आपको यहाँ पर चाइनीज सुपर कंप्यूटर दिखा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले जो हमने कंप्यूटर देखा है वो यूएस बेस्ड कंप्यूटर था। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट किस्म की शक्ल नज़र आ रही है, स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, आपको मिरर्स नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट कहानी है यहाँ पर, क्योंकि चाइनीज जो क्वांटम कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑप्टिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। उसमें लाइट बीम्स हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स और उस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आएगी, बल्कि वहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर्स भी, ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको मिरर्स मिलेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी सारी की सारी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर बेस करती है, क्वांटम मैकेनिक्स की, जो कि चाइनीज़ ने बनाई है, जबकि अमेरिकन अभी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है। मैंने आपको ये बताया था कि क्वांटम कंप्यूटर्स मेन फ्रेम के तौर पर काम करेंगे, तो फिर हम क्वांटम कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट होंगे? फिलहाल हम क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ तो अपने लैपटॉप, मोबाइल्स और कैमरों के साथ ही कनेक्ट होंगे। कैमरे, जी बिल्कुल, कैमरे भी क्वांटम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन फ्यूचर में हम ऐसे लेंस बनाने जा रहे हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटर के साथ हर वक्त कनेक्टेड होंगे। मैं आपको यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक लेंस दिखा रहा हूँ जो कि कंपनी ने बनाया है, जिसे इनविद लेंस कहा जाता है। इनविद लेंस, ये कंपनी है, आप जाकर इसको सर्च भी कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। और इस लेंस का ताल्लुक क्या है कि ये आप आंख में लगाएंगे और उसके साथ ये लेंस डायरेक्ट क्वांटम कंप्यूटर के साथ काम करेगा। तो आप किसी भी जगह जा रहे हैं तो आपको, जैसा मूवीज़ में आप देखते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये होटल है, यहाँ पर रेस्ट रूम है, यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पर कार वॉश है, पेट्रोल पंप आगे आ रहा है, तो आपको वो चीज़ें नज़र आ रही है। कोई बंदा अगर आप देखेंगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि ये बंदा, इसका नाम ये है, ये यहाँ पर रहता है, यहाँ पर जॉब करता है। इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस कॉन्टैक्ट लेंस से आप तक मुंतकिल होंगी। मैंने आपको ये बताया था कि क्वांटम कंप्यूटर हमारी कुदरत में मौजूद हैं। क्या आपने कभी कुदरत का क्वांटम कंप्यूटर देखा है? ज़रा सोचिए। बिल्कुल देखा। आपके घर के बाहर हज़ारों पौधे होंगे, हर पौधा एक क्वांटम कंप्यूटर है। जी हाँ, हर पौधा रूम टेम्परेचर पर, यह बहुत अहम पॉइंट है कि एक पौधा एक क्वांटम कंप्यूटर है, वो रूम टेम्परेचर पर काम कर रहा है, बल्कि कभी तो वो रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर बाहर लगा होता है, गर्मी में होता है, लेकिन वो काम कर रहा है। और ये कैसा क्वांटम कंप्यूटर है? ये वो क्वांटम कंप्यूटर है जो कि सनलाइट को लेता है और उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें ऑक्सीजन देता है। बीच में और भी चीज़ें आती हैं, मैं अभी उनकी तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स वगैरह, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाता हूँ। देखिए, एक छोटा सा क्वांटम कंप्यूटर है, एक पौधा, सनलाइट इनपुट है इसकी और आउटपुट ऑक्सीजन है। और सबसे अहम बात यह है कि ये वो क्वांटम कंप्यूटर है जो कि रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। तो क्या हम इससे सीख सकते हैं? क्या हम पौधों से ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर काम करें, जो कि सेंसिटिव ना हो? अब पौधे के पास जाके आप जितनी मर्जी तालियां बजाते रहें, जितनी मर्जी छींके मारते रहें, उसे अफेक्ट नहीं होगा। तो हमारे लिए कुदरत में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें देखकर हम सीख सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, इनको इतना रगड़ बनाया जाए कि ये हमारे घरों तक पहुंचे और हमारी दस्तरस में भी आए। हमारा नॉलेज एक जगह रुका हुआ है। आप कहेंगे कि ये आपने कैसी बात कर दी, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक मॉलिक्यूल की जिसका नाम है कैफीन। कैफीन एक मॉलिक्यूल है जिसमें 24 एटम्स मौजूद हैं। और जब भी हम कैफीन को मॉडल करने की बात करते हैं, जब भी हम ये चाहते हैं कि इन सारे एटम्स का इंटरेक्शन देखें, इनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका इंटरेक्शन देखें, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स को देखें, प्रोटॉन्स की स्टेट्स को देखें, इस पूरे मॉलिक्यूल को पूरे तरीके से हम बयान कर सकें, एक एक स्टेट के बारे में हमें पता हो, तो हम समझते हैं कि हमें उसके लिए कंप्यूटर बनाना चाहिए। और वो कंप्यूटर अगर डिजिटल कंप्यूटर होगा तो आपके ख्याल में वो कितने साइज का बनेगा? मैं आपको कोट कर रहा हूँ नासा की एक डॉक्टर का, जिन्होंने टेड टॉक में ये बात कही थी कि अगर हमें कैफीन के
मॉलिक्यूल को पूरे तरीके से डिकोड करना और समझना उसके इंटरेक्शन को, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हमें चाहिए, जो बनाया जाएगा, उसका साइज हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बराबर होगा। जी बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि ये उनके अल्फाज थे। हमें इतना बड़ा कंप्यूटर चाहिए सिर्फ एक कैफीन को, जो कि कॉफी में मौजूद होती है, उसके मॉलिक्यूल को डिकोड करने के लिए और उसको समझने के लिए। इसी वजह से हम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अब एक लेवल पर रह चुके हैं। हम उससे आगे तरक्की नहीं कर रहे, बढ़ नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग पावर नहीं है, हमारे पास बड़े कंप्यूटर्स नहीं है। वो कंप्यूटर जो कि आयरन एटम को भी डिकोड कर सकें, वो कंप्यूटर्स जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, अलॉयज को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रॉपर तरीके से डिकोड कर सकें। तो एक तो हमारा नॉलेज बेस रुका हुआ है। हम जब भी क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त भी जो क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद हैं, वो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि वो इंडस्ट्री में कहां कहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एक कंपनी की तरफ जिसे कॉनकॉर्ड कहा जाता था। कॉनकॉर्ड जहाज आपको याद होंगे, जब ये जहाज उड़ते थे तो इनकी आवाज, इनकी जब स्पीड है, ये स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती थी, तो इनकी आवाज की वजह से शीशे टूट जाते थे। ये जहाज इसलिए बैन कर दिए गए क्योंकि नीचे जितनी भी इमारतें थी वहां पर सोनिक बूम की वजह से, क्योंकि जब भी कोई चीज स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज से उड़ती है तो ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सोनिक बूम कहते हैं। मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूं जो कि शीशे तोड़ देती है। और बाजू का तो आम जहाज, जो हमारे जंगी जहाज होते हैं, वो भी ये काम कर देते हैं। और हम सुनते हैं खबरों में कि जी इस्लामाबाद में घरों की इमारतों के शीशे टूट गए। ये कंपनी अब सुपर सोनिक जेट बनाने जा रही है, और ऐसा जेट बनाने जा रही है जो कि यूएस से जापान तक 3 घंटे में जाएगा। अब जब हम सुपरसोनिक जेट बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे बड़ा मसला सोनिक बूम का होता है, और उसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसके विंग के डिज़ाइन को और इसकी बॉडी के डिज़ाइन को और एयर फ्लो को इस तरीके से देखा जाए कि किसी भी तरीके उनका जो भी इंटरेक्शन हो उसमें सोनिक बूम ना पैदा हो। और फिर ये जहाज जितनी तेजी से भी जाएगा, इमारतों के शीशे महफूज रहेंगे। तो सुपरसोनिक जेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, और वो सारी की सारी रिसर्च क्वांटम मैकेनिक्स के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए की जा रही है। मैं आपको लेकर चलता हूँ इलॉन मस्क साहब ने पिछले महीने में, कुछ महीनों पहले अप्रैल में, स्टारशिप का एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो सका। स्टारशिप उनका सबसे बड़ा रॉकेट है जो कि इंटरप्लैनेटरी रॉकेट डिज़ाइन है, यानी उसका मतलब यह है कि वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर लोगों को लेकर जाएगा। और इसकी जो हाइट है वो 40 मंजिला इमारत के बराबर है, 40 स्टोरीज है इसकी। तो इतना बड़ा रॉकेट है, और इसे अब डिज़ाइन किया जा रहा है क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए। इस रॉकेट को, क्योंकि इसे हमने अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लेके जाना है, इतना मैसिव रॉकेट है, इसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लेके जाना है, तो इसके डिज़ाइन के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं कार इंडस्ट्री में मर्सिडीज की तरफ, और मर्सिडीज अपनी आने वाली गाड़ियों का जो डिज़ाइन है, यहाँ पर मैं आपको बड़े लेविश किस्म के डिज़ाइन उनके दिखा रहा हूँ, वो डिज़ाइन भी क्वांटम कंप्यूटर की मदद से बनाए जा रहे हैं। आपका सवाल जेन्युइन होगा कि जी क्वांटम कंप्यूटर तो अभी प्रॉपर तरीके से आए नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स को अभी भी दे सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर ना तो अभी इतने इंटेलिजेंट हैं और ना ही अब इतने पावरफुल है कि वो पूरी गाड़ी को डिज़ाइन कर सकें, लेकिन डिज़ाइन के कुछ हिस्से हम क्वांटम कंप्यूटर्स को दे पाएंगे, और वो हम दे रहे हैं, और उसके ज़रिए हम गाड़ियों को डिज़ाइन कर रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हमें पता था कि बिजली ना भी हो, सोलर पैनल्स हमें बिजली देंगे। अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन सोलर पैनल्स आज भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जो कि हमें बताया गया था। आखिर क्या वजह है कि सोलर एज कभी भी आई नहीं, सोलर एज उस तरीके से गालिब नहीं आई, और उसकी वजह सोलर पैनल्स हैं? नहीं, सोलर पैनल्स तो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, आज वो 20% के करीब एनर्जी दे रहे हैं, और फ्यूचर में मैं वीडियोस बना चुका हूं कि वो 40 से 45 और 50% तक
एनर्जी हमें देंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला सोलर पैनल्स का है वो है पावर स्टोरेज का। यानी दिन को आप जो पावर लेते हैं, पावर स्टोर करते हैं, वो रात को यूज की जा सके, और उसके लिए हमें जरूरत है बैटरीज की। बैटरीज पर मोर्स लॉ अप्लाई नहीं करता, यानी हर 18 सालों के बाद बैटरीज डबल प्रोसेसिंग की या दुगनी ताकत की नहीं होती। तो बैटरीज एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से सोलर एज नहीं आ पाई। और अब क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम बैटरीज को बेहतर बनाने के लिए। बैटरी के अंदर जो इंटरेक्शन है वो क्वांटम कंप्यूटर के साथ मॉडल किया जा सकता है। यानी जब मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसे हम क्वांटम कंप्यूटर के साथ मॉलिक्यूल्स को मॉडल कर सकते हैं और फिर हम सुपर बैटरीज बना सकते हैं। तो सुपर बैटरीज को बनाने के लिए भी क्वांटम कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले वक्तों में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जर्मन्स ने हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर दी। मैं आपको यहाँ पर जर्मन का डिज़ाइन किया हुआ एक प्लांट दिखा रहा हूँ जो कि फर्टिलाइजर प्लांट है। और फर्टिलाइजर के आने से ग्रीन एज आई, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स और फसलें कल्टीवेट हुई, बहुत ज़्यादा पैदावार हुई और ग्रीन एज आई। आज भी एक तहकीक के मुताबिक हमारे अंदर 50% जो एटम्स हैं वो कहीं ना कहीं इन फर्टिलाइजर्स के साथ कनेक्टेड हैं इनकी वजह से। और ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन के जरिए हवा से नाइट्रोजन लेकर हमें फर्टिलाइजर देते हैं। लेकिन इसी प्रोसेस में ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। और उसके साथ साथ पूरी दुनिया का 1% जो बिजली है, एनर्जी है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में जितनी कंजम्पशन है उसका 1% फर्टिलाइजर प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे पास कोई और तरीका है कि हम फर्टिलाइजर्स को बना भी सकें और हमें इतने ज़्यादा पापड़ भी ना बेलने पड़े? कुदरत फर्टिलाइजर कैसे बनाती है? तो मैं आपको लेकर चलता हूं कुदरत के क्वांटम कंप्यूटर की तरफ। कुदरत में रूम टेम्परेचर पर फर्टिलाइजर बनाई जा सकती है और वो फर्टिलाइजर बनाती है पौधों के सेल्स में मौजूद एक एंजाइम। ये एंजाइम रूम टेम्परेचर पर काम करती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पौधे रूम टेम्परेचर पर क्वांटम कंप्यूटर्स के तौर पर काम कर सकते हैं, तो ये एंजाइम भी रूम टेम्परेचर पर काम कर सकती है और फर्टिलाइजर बनाती है। और इस एंजाइम को अब हम सीक्वेंस कर चुके हैं, यानी हम इसके बारे में अब जान चुके हैं। डिजिटल कंप्यूटर के जरिए इसको नहीं मॉडल किया जा सकता था इस एंजाइम को, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के जरिए हम इस एंजाइम को मॉडल कर सकते हैं। और अगर हम क्वांटम कंप्यूटर के जरिए इस एंजाइम को मॉडल कर सकते हैं तो फिर हम इस एंजाइम जैसे फर्टिलाइजर प्लांट भी बना सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर ग्रीन हाउसेस पैदा किए बगैर काम कर सकते हैं। और बड़े बड़े फर्टिलाइजर्स के जो प्लांट हैं उनके लिए फ्यूचर इस तरफ हमें नज़र आता है। जब भी कोई जर्म आता है जिसकी हमने मेडिसिन बनानी होती है, तो आपके ख्याल में हम उस जर्म की मेडिसिन कैसे बनाते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? हम एक लैब में लातादाद पेट्री डिशेस लेते हैं, उसके अंदर हर पेट्री डिश में वो जर्म को छोड़ देते हैं, उस माइक्रोब को छोड़ देते हैं और फिर उसके साथ केमिकल एक केमिकल डालते रहते हैं और फिर देखते हैं कि इन तमाम पेट्री डिशेस में कौन सी ऐसी पेट्री डिश है जिसमें वो जर्म मारा गया। और फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये केमिकल है जिससे इस जर्म का मुकाबला किया जा सकता है, और फिर हम उसे ले चलते हैं अपनी आगे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए या एंटीवायरल बनाने के लिए, मुख्तलिफ मेडिसिन बनाने के लिए। क्या ये तरीका बहुत ज़्यादा अक्लमंदाना तरीका है? ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है, बड़ा सिंपल है। लेकिन अब क्वांटम कंप्यूटर हमें ताकत दे रहा है कि हमें ये काम एक्सपेरिमेंट लैब में करने की ज़रूरत नहीं है हज़ारों पेट्री डिशेस के साथ, बल्कि इस किस्म के प्रोसीजर्स का खात्मा कर दिया है क्वांटम कंप्यूटर ने, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें अपने अंदर मॉडल कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर ये सारा काम अपनी मेमोरी में कर सकता है। हम अगर उसे बताएंगे कि ये जर्म है तो वो उस जर्म को भी मॉडल कर सकता है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ केमिकल्स को जब उसके साथ किया जाएगा, इंटरेक्ट कराया जाएगा, तो वो केमिकल के एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को भी मॉडल कर सकता है और वो उनके इंटरेक्शन को भी, मॉलिक्यूल्स को के इंटरेक्शन को जम के बना सकता है, मॉडल कर सकता है। तो हमें एक कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए पता चल जाएगा कि इस जर्म के साथ कौन सी ऐसी
केमिकल्स हैं जो कि इंटरेक्ट करके इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमें बहुत बड़ी लैब्स की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा काम हम सिमुलेशंस में कर सकते हैं। इंसान शायद वो वाहिद मखलूक है जो कि यूरेनियम के ज़रिए एनर्जी हासिल करता है, और वो भी फिशन रिएक्शन। अगर हम कायनात में देखें तो इस निज़ाम में हमें हर जगह पर फ्यूजन रिएक्टर्स नज़र आते हैं। हम सूरज की तरफ देखें, हम बड़े बड़े सितारों की तरफ देखें, तो जहां पर भी एनर्जी नज़र आती है वो फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए आती है। हमें भी अब फ्यूजन रिएक्टर्स की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये एक कुदरत का तरीका है, ये एक नेचुरल वे है जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा एनर्जी और क्लीन एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फ्यूजन रिएक्टर्स पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन जो बहुत बड़ी कबाहत है इसमें वो ये है कि जब प्लाज्मा को कंट्रोल करना होता है, जब हाइड्रोजन गैसेस को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, प्लाज्मा बन जाता है और उसको कंट्रोल किया जाना है, तो वहाँ पर आम कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते। हमें ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए जो कि बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीक बीनी से इस प्लाज्मा को कंट्रोल कर सकें, और यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर्स का अब सहारा लिया जा रहा है और उनसे मदद ली जा रही है कि वो इस प्लाज्मा को कंट्रोल कर सकें। बिग बैंग के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि हम ये जान सकें कि बिग बैंग कैसे हुआ था और कायनात की शुरुआत कैसे हुई। ये सारे एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी लैब में हो रहे हैं जिसे सर्न कहा जाता है, जो कि जिनेवा और फ्रांस में मौजूद है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों में मौजूद है। इस लैब में अब क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जब दो प्रोटॉन्स को आपस में टकराते हुए देखा जाए और उनको एनालाइज किया जाए, तो उनकी जो टक्कर है, उनकी जो कोलिजन है, उसको हम स्टडी कर सकें। और वो स्टडी करने के लिए अब हम क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आए। 2026 में एक मेजर अपग्रेड भी हो रहा है सन में, जिसमें इसे क्वांटम अपग्रेड कहा जाता है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ जगह पर क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है जो कि इस किताब में उस तरीके से डिस्कस नहीं हो पाई, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेगी तो ये दोनों पावरफुल टेक्नोलॉजीज कहाँ तक लेके जाएंगी। आज हम जानते हैं कि चैट जीपीटी हमारे पास मौजूद है और वो आम कंप्यूटर्स पर इस तरीके का काम कर रहा है कि हम हैरान हैं। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर ऐसे सॉफ्टवेयर्स के पास होगा तो उस वक्त उनकी पावर कितनी बढ़ जाएगी। और क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कॉम्बिनेशन, ये फ्यूजन कितना हौलनाक हो सकता है, इस पर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाने का इरादा रखता हूं। लेकिन आज हम इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं जो कि थी क्वांटम सुपरमेसी की, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटेशन की हिस्ट्री क्या थी, फिर क्वांटम कंप्यूटर्स में हम कहां पर खड़े हैं और इनका इस्तेमाल आगे कैसे किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।